साथियों, चैप्टर 190 से हमने वैवाहिक मिलान के संबंध में आपसे चर्चा शुरू की थी। उसमें चैप्टर 190 में हमने मंगल के विषय में आपसे विस्तार से बात की और चैप्टर 191 में हमने आपसे उन जातकों के बारे में बात की थी जिनके जन्म नक्षत्र के अनुसार वैवाहिक जीवन में दिक्कतें प्राय पाई ही जाती हैं। और आशा करते हैं इन दोनों चैप्टर्स को आपने ध्यान से समझ लिया होगा। आज के चैप्टर में हम इसी विषय से संबंधित एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करते हैं जो अकेला तो नहीं, उसके साथ में दूसरा ग्रह भी रहता है। और आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। और यकीन मानिए, वैवाहिक जीवन को ये दोनों ग्रह अकेले अपने दम पर उथल पुथल कर डालते हैं, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अभी तक राहु के विषय में आपने सिर्फ इतना ही जाना होगा कि यह एक पापी और क्रूर ग्रह है और सब नुकसान ही नुकसान करता है। और राहु के साथ साथ ही केतु को भी पापी ग्रह मानकर बहुत अशुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है इन दोनों को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सप्तम भाव में यदि राहु स्थित हो तो इसके बारे में बात करते हैं। अब यह तो हमने भी आपको बहुत बार बता दिया था कि राहु जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव के फलों में नुकसान ही पहुंचाएगा, अर्थात जिस भाव में बैठेगा उस भाव को खराब ही करेगा। तो इस नियम के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राहु यदि सप्तम भाव में बैठा है तो वह अपने दशाकाल में सप्तम भाव को खराब ही करने वाला है। लेकिन बहुत से लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में राहु रहता है, इसलिए यदि सप्तम भाव में आप राहु को पाएं तो उस कुंडली को विशेष रूप से देखने की जरूरत होती है, विशेषकर वैवाहिक संदर्भ में। यह जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव का राहु पति पत्नी के मध्य वैमनस्य ही पैदा करेगा। इसलिए इस स्थिति को जो राहु के नियम हमने आपको बताए थे उनको प्रयोग करते हुए राहु को जांच लेना बहुत आवश्यक है। और आपने यदि हमारे राहु केतु से संबंधित चैप्टर्स को ध्यान से सुना होगा और उन पर गौर किया होगा तो हमने आपको बताया था कि राहु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करके वहां जो राशि है उस भाव को बढ़ा देता है। इसलिए इस सूत्र पर राहु के संदर्भ में विचार करना बहुत आवश्यक है। और यह भी पक्का है कि अपने उन्हीं नियमों के अंतर्गत ही राहु सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव की हानि करेगा। फिर भी यदि आपको वो नियम नहीं समझ में आए हों या आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हों तो सप्तम भाव राहु वाली कुंडलियों का मिलान करने से आप दूर रहें तो अच्छा होगा, वरना इसका दोष आपके सर पे आ सकता है कि फलाने पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी और यह गड़बड़ हो गई। अब केतु के विषय में बात करें तो आमतौर पर राहु जैसा ही केतु को भी समझते हैं, यानी राहु भी पापी केतु भी पापी। राहु की तरह ही केतु को भी विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है, लेकिन यह धारणा सही नहीं है क्योंकि केतु हमेशा राहु के विपरीत फल देता है। और राहु केतु वाले चैप्टर में हमने आपको स्पष्ट किया था कि राहु जहां स्थान की हानि करता है वहीं पर केतु स्थान की वृद्धि करता है। इसे साधारण रूप से आप यूं समझ लें कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों की हानि करेगा और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करेगा। सिंपल सी बात। और इसे आप थंब रूल मानकर चलिए राहु केतु के विषय में। तो इस स्थिति में राहु अगर सप्तम भाव में बैठा है तो वहां जो राशि है उसके अनुसार ही वह सप्तम भाव के फलों में हानि पहुंचाएगा। इसके विपरीत सप्तम भाव में यदि केतु बैठा है तो वह सप्तम भाव को हानि नहीं पहुंचाएगा बल्कि सप्तम भाव के फलों में वृद्धि ही करेगा। तो सप्तम भाव में यदि आप केतु को पाएं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर केतु सप्तम भाव के फलों में सहायक ही बनेगा, उनकी वृद्धि ही करेगा। तो यहाँ तक हमने आपसे
राहु और केतु इन दोनों के सप्तम भाव में बैठने से संबंधित फलों के बारे में बात की है और आशा है आप इसको समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सी बात थी। आइए अब बात करते हैं राहु केतु के संबंध में एक ऐसी विशेष बात का जिसका कि किसी भी तरह से अनदेखा किया जाना मुश्किलें खड़ी करेगा। वैवाहिक मिलान में अब जो हम आपको सूत्र बता रहे हैं इसको देख लेना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको कुछ नक्षत्र बता रहे हैं जिनमें यदि राहु केतु बैठे हों तो उस कुंडली के जातक के वैवाहिक जीवन में झंझावात खड़ी होती हैं। इसलिए इन नक्षत्रों में यदि राहु केतु बैठे हों तो उस कुंडली के मिलान से भी बचें तो बेहतर रहेगा। और ये जो नक्षत्र हम बता रहे हैं यह किसी भी लग्न में और किसी भी भाव में हो वो एक जैसा ही काम करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर लग्न और भाव के चक्कर में नहीं पड़े। सिर्फ यह देखें कि हम जो आपको बताने वाले हैं राहु उन नक्षत्रों में नहीं हो और केतु भी उन नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। और यदि इन नक्षत्रों में राहु और केतु हैं तो निश्चित मानिए वैवाहिक जीवन में झंझावात खड़ी करेंगे ही, तो इससे बचना चाहिए। अब राहु के बारे में बात करते हैं तो राहु यदि धनिष्ठा नक्षत्र के सिर्फ तीसरे या चौथे चरण में हो, सतविसा नक्षत्र के चारों चरणों में से कहीं पर भी हो और पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हो तो समझ लीजिए इन नक्षत्रों में बैठा हुआ राहु वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसी तरह केतु मघा नक्षत्र के चारों चरणों में कहीं पर भी हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरणों में से कहीं पर भी हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो समझ लीजिए यह केतु वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी करेगा। अब राहु केतु यदि हमने जो नक्षत्र बताए हैं उनमें से किसी में भी बैठा है तो समझिए वैवाहिक जीवन में यह परेशानी खड़ी करेगा। और मान लीजिए राहु केतु भी इन नक्षत्रों में हैं, मंगल की स्थिति भी वैसी ही है, जन्म नक्षत्र की स्थिति भी वैसी ही है, तो यह सब कारण एक साथ मिले तो यह सेपरेशन का प्रतीक है, ये अलगाव करवा देंगे। तो वैवाहिक मिलान में राहु केतु को भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए। सिर्फ गुण मिलान पर निर्भर रहने से बात बनेगी नहीं। अब आप चाहे जितने गुण मिला लीजिए, भले ही 36 में से 36 मिला लीजिए, हमने जो कारण बताए हैं यदि इन कारणों में से एक दो मौजूद हैं तो यह परेशानी वैवाहिक जीवन में खड़ी कर ही देंगे, यह आप पक्का समझ लीजिए। इन कारणों के मौजूद रहते हुए कोई गुण मिलान काम नहीं आएगा। आशा है आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी होगी और इसका उपयोग करके आप अवश्य लाभ उठाएंगे। अब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन की अपील के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।